गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन नहीं, इससे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आता है और बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक से क्वेश्चन उठाया जाता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन डेफिनेट होता है इसमें से अभिविकरणों की संख्या निकालना या संकुल क्षमता निकालना। ठीक है, कैसे करेंगे वो अपन चैप्टर की स्टार्टिंग से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो सीखते जाएंगे। देखिए, ठोस अवस्था चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम सभी को पता है कि किसी भी पदार्थ की मुख्य रूप से तीन अवस्थाएं होती हैं, मुख्य तीन अवस्थाएं होती हैं, सबको पता है। ठोस, द्रव, गैस, ये तीन अवस्थाएं होती हैं। तो द्रव अवस्था और गैस अवस्था, इनके बारे में हम 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, गैस अवस्था के बारे में, गैसों का अणुगतिक सिद्धांत वगैरह हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, द्रव अवस्था भी पढ़ चुके हैं, फिजिक्स में भी था, केमिस्ट्री में भी था। ठीक है, ठोस अवस्था ये हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। अब ठोस अवस्था किसको कहेंगे, कैसे हम पहचानेंगे कौन सी ठोस अवस्था? हम तीनों का कंपैरिजन करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए उदाहरण से समझते हैं। एक तो गैस मान लीजिए, गैस जैसे धुआं मान लीजिए, ठीक है, या वायुमंडल में ऑक्सीजन नाइट्रोजन है। दूसरा पानी मान लीजिए और तीसरा कोई भी ये पेन मान लीजिए। ठीक है, अब इन तीनों को देखेंगे तो तीनों में मुख्य रूप से क्या अंतर देखने को मिलेगा? देखो, तीनों में मुख्य अंतर देखने को मिलेगा कि गैस जो होती है उनके बीच में गैप क्या होता है? ज्यादा। गैप मतलब उनके अणुओं के बीच में गैप क्या होगा? ज्यादा। लिक्विड में थोड़ा कम होता है, ठोस में ज्यादा होता है। ठीक है, तो मुख्य अंतर जो हमें देखने को मिलेगा पदार्थ की अवस्था में कि इनके बीच में जो आणविक बल होते हैं, अंतराणविक जो बल होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो उनमें डिफरेंस पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसमें होता है? ठोस में। ठीक है, ये तो क्रम ध्यान रखना कि अंतराणविक जो बल होते हैं वो सबसे ज्यादा किसमें होता है? ठोस में, फिर द्रव में और फिर गैस में। ठीक है, ये चीज है। तो ठोस, दूसरा हमें एक चीज देखने को मिलेगी, आपको बोले गैस, जैसे धुआं बोला कि धुआं में क्या विशेषता होती है कि धुआं का कोई निश्चित आकृति नहीं होती। ठीक है, वो फिक्स नहीं रहेगी, वो कैसे भी आकृति ग्रहण कर सकती है और कितनी भी फैल सकती है। तो मतलब उसका आयतन भी अनिश्चित होता है, तो आकृति भी अनिश्चित होती है। ये तो गैस के बारे में। द्रव के बारे में क्या है? द्रव में जैसे 1 लीटर पानी दे दिया आपको, तो उस 1 लीटर पानी को आप चाहे तो किसी भी बर्तन में भर दो। ठीक है, तो वो उसी बर्तन का आकार ले लेगा। तो मतलब आकृति तो निश्चित नहीं है, लेकिन उसका आयतन फिक्स है। 1 लीटर तो 1 लीटर ही रहेगा। किसी दूसरे बर्तन में डालने से वो 1 लीटर से कम या ज्यादा नहीं हो जाएगा। तो आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकृति या आकार निश्चित नहीं होता। वो क्या कहलाएंगे? द्रव। लेकिन ठोस के बारे में क्या बोलेंगे? जैसे ये पेन ले लीजिए, तो इस पेन को कहीं भी रख दीजिए आप, पेन इतना ही रहेगा और जितना इसके आकार है उतना ही स्थान घेरेगा। तो मतलब इसका आकार और आयतन और साथ में आकृति, ये भी क्या होती है? निश्चित। तो ये डिफरेंस हो गया एक तरह से ठोस, द्रव, गैस में। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। अब मुख्य रूप से हमें क्या पढ़ना है? ठोस अवस्था। तो डेफिनेशन तो हो ही गई कि पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार व आयतन निश्चित होता है। ठीक है, आगे और गुण पढ़ेंगे, घनत्व वगैरह, संपीड्यता वगैरह, लेकिन मुख्य रूप से पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार व आयतन निश्चित होता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? ठोस अवस्था। ठीक है, ये तो डेफिनेशन हुई। अब अगला जो हमारा टॉपिक है कि ठोस के क्या क्या गुण होने चाहिए, ठोस के क्या क्या गुण होना चाहिए। तो अभी हमने पढ़ा ठोस में जो अंतर आणविक आकर्षण बल, वो क्या होते हैं? अधिक होते हैं। अंतराणविक आकर्षण बल अधिक होता है। दूसरा, इनकी आकृति, आयतन निश्चित होते हैं। ठीक है, तीसरा, घनत्व निश्चित होता है। चौथा, ये असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य का मतलब है हम ठोस को दबा नहीं सकते। ठीक है, ठोस को कंप्रेस नहीं कर सकते, असंपीड्य होते हैं। गैस को, द्रव को दबा सकते हैं, असंपीड्य होते हैं। ठीक है, पांचवा, इनके गलनांक व क्वथनांक निश्चित होते हैं। किसी भी अगर ठोस को लोगे तो एक निश्चित तापमान पर गलेगा, एक निश्चित तापमान पर उबलेगा। वो क्या होंगे? निश्चित होंगे इनके गलनांक और क्वथनांक। ठीक है, तो इस तरह से कुछ नॉर्मल से इनके गुण हैं जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं पहले भी। आपको केवल ध्यान रखने की बात है कि आपको लिखना है।
ठीक है। अब हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेगा वो है ठोसों का वर्गीकरण। ठोस किस किस टाइप के होते हैं, ठीक है। तो टॉपिक है हमारा ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों का वर्गीकरण, और वो भी किसके आधार पर, बलों के आधार पर, उनके बीच में बल किस टाइप के हैं, बलों के आधार पर, ठीक है। और इसमें पहला है आणविक ठोस। कैसा ठोस, आणविक ठोस। नाम से पता चलता है आणविक ठोस, जिसमें अवयवी कण क्या होंगे, अणु होंगे। अवयवी कण क्या होंगे, अणु। और दूसरा जो अणु होते हैं उनके बीच में जो बल होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, दुर्बल बल हो सकते हैं एक तरह से। अभी इनकी भी अलग अलग टाइप है। सबसे पहला हम इसमें पढ़ते हैं अध्रुवीय आणविक, अध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस। ये पहला, नाम से पता है अध्रुवीय। ध्रुव किसको कहते हैं, जिसमें प्लस माइनस बना सकते हैं। अध्रुवीय जिसमें प्लस माइनस नहीं बन सकते। मतलब ये हो गया कि इसके अंदर जितने भी ठोस आएंगे वो क्या होंगे, सममूलक, मतलब सम आणविक होंगे। इनमें दोनों अणु क्या होंगे, एक जैसे, ठीक है। तो इनका मेन रूप से इनका जो अवयव होगा, सबसे पहला तो अवयव वो कैसा हो, कौन होगा, अणु। दूसरा समान है तो उनके बीच में बल भी कैसा होगा, दुर्बल। तो यहां लिखना होगा इनके बीच में बल कैसा होता है, दुर्बल वान डेर वाल बल, दुर्बल वान डेर वाल बल, ठीक है। दुर्बल वान डेर वाल बल होता है। अब जब बल दुर्बल है तो इनके गलनांक और क्वथनांक भी क्या होंगे, कम, ठीक है। गलनांक व क्वथनांक कम होते हैं। गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं, कम। दूसरा जो, अब ये ठोस भी अध्रुवीय है तो इनके ये घुलनशील होंगे। तो किसमें घुलेंगे, ये अध्रुवीय विलायक। तो अगला पॉइंट क्या आएगा, ये किसमें घुलते हैं, अध्रुवीय विलायक। ये किसमें घुलेंगे, अध्रुवीय विलायक, ठीक है। इस तरह से आगे देखिए इसके अंदर। और ये नॉर्मली ठोस तो बोला जा रहा है, लेकिन ये नॉर्मली कौन सी अवस्था में मिलेगी आपको, द्रव या गैस में। मतलब पूरे तरह से ठोस अवस्था में नहीं माना जा सकता, ठीक है। एक निश्चित कंडीशन होगी तभी ये ठोस अवस्था में पाई जाएगी, बाकी नॉर्मली द्रव या गैस अवस्था में मिलते हैं। एग्जाम्पल अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं O2, N2, Cl2, जितनी भी गैसेज होती है, O2, N2, Cl2 हो गया, ठीक है। मेथेन गैस लिख सकते हैं आप इसमें, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ये सारे इस कैटेगरी में आएंगे। तो ये हो गया अध्रुवीय आणविक ठोस, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय, ध्रुवीय आ गया मतलब इसके अंदर प्लस माइनस बनेंगे। ध्रुवीय आणविक ठोस मतलब इसमें क्या होंगे, इनके अवयव कौन होंगे, ध्रुव। ध्रुव मतलब एक तरह से आयन, ठीक है। इनके अवयव कौन होंगे, आयन। आयन जब आ गया तो इनके बीच में जो बल होंगे तो वान डेर वाल ही, लेकिन कैसे होंगे, प्रबल। तो ये आएगा प्रबल वान डेर वाल बल पाया जाता है, प्रबल वान डेर वाल बल पाया जाता है। अब वान डेर वाल बल प्रबल है तो इनके गलनांक क्वथनांक अध्रुवीय से क्या होंगे, ज्यादा, ठीक है। इनके गलनांक क्वथनांक जो होंगे अध्रुवीय आणविक ठोस से क्या होंगे, थोड़े से ज्यादा होंगे, ठीक है। और तीसरा, वो द्रव और गैस अवस्था में थे, अब इनके बीच में बल कैसे होंगे, प्रबल। तो ये द्रव गैस अवस्था में नहीं होंगे तो ठोस, लेकिन कैसे होंगे, मुलायम। ये कैसे होते हैं, मुलायम ठोस होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इनके एग्जांपल हम समझ लेते हैं। एग्जांपल है HCl, SO2, ठीक है। और आप क्लोरोफॉर्म ले लीजिए, ठीक है। ये एक तरह से ध्रुवीय आणविक ठोस आपके कंप्लीट। तीसरा, इसका तीसरा है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, हाइड्रोजन बंधित मतलब इनमें बीच में जो बल होगा वो कैसा होगा, हाइड्रोजन बंध होगा, ठीक है। हाइड्रोजन बंध हुआ तो ये थोड़ा सा और मजबूत होता है, तो इनके गुणनांक क्वथनांक क्या होंगे, और ज्यादा होंगे, थोड़े से ज्यादा, ठीक है। इस तरह से आप ये कौन से लिख सकते हैं। और ये किस किस में होगा, हाइड्रोजन तो होगा ही, साथ में कौन कौन बंध बनाएगा हाइड्रोजन से, HF हो गया, H2O हो गया, ठीक है। ऐसे ही NH3 हो गया, इस तरह से, ठीक है। ये इसके एग्जांपल्स हो गए कंप्लीट। तो ये हमने पहला प्रकार का ठोस पढ़ा, बलों के आधार कौन सा, आणविक ठोस। अब पढ़ते हैं दूसरा।
बलों के आधार पर दूसरा हम पढ़ने वाले हैं वो है आयनिक ठोस, बी आयनिक ठोस। नाम से पता चल रहा है अवयवी कण कौन होंगे, आयन, ठीक है, मुख्य रूप से आयन होंगे। अब आयन होते हैं तो इनके बीच में जो बल होगा मतलब प्लस माइनस में, तो कौन सा होगा, स्थिर विद्युत आकर्षण बल, स्थिर विद्युत आकर्षण बल। और जब ये बल होता है तो ये मजबूत होता है, तो इनके गलनांक क्वथनांक भी क्या होंगे, गलनांक व क्वथनांक उच्च होंगे, आणविक ठोस से तो ज्यादा होंगे कुल मिलाकर। अब इनमें क्या होते हैं, जब ये ठोस अवस्था में होते हैं, ठीक है, ठोस अवस्था में, जैसे NaCl ले लिए, ये जब ठोस अवस्था में होते हैं तो इनकी जो आयन होते हैं ना, जैसे ये टूटेगा तो Na+Cl-, तो इनकी जो आयन होते हैं मुक्त नहीं होते हैं, फ्री नहीं होते। अब आयन फ्री नहीं होंगे तो ये गति नहीं करेंगे, तो मतलब ये ठोस अवस्था में तो विद्युत की क्या होते हैं, कुचालक, ठोस अवस्था में विद्युत की कुचालक होते हैं। लेकिन जब इनको घोल देंगे, ध्रुवीय विलायक में घोल देंगे, जैसे NaCl को घोल दिया वाटर में घोलते ही ये टूट जाएगा, टूटते ही क्या आयन मुक्त हो जाएंगे, और आयन मुक्त होते ये गति करेंगे, इसके कारण ये क्या हो जाते हैं, विलयन अवस्था में, विलयन अवस्था में क्या हो जाता है, विद्युत के सुचालक। ये क्वेश्चन आता है कि आयनिक ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं लेकिन विलयन अवस्था में सुचालक होते हैं, क्यों, तो इसका आंसर आएगा कि विलयन अवस्था में क्या है, मुक्त हो जाते हैं, जिससे गति करते हैं और ये विद्युत उत्पादन करते हैं। ठीक है, ये है हमारे आयनिक ठोस। और फिर पढ़ेंगे हम अगला धात्विक ठोस। अगला हम पढ़ रहे हैं धात्विक ठोस। धात्विक ठोस, ये देखिए नाम से पता, धात्विक, इनका अवयव कौन होगा, ये किसके बने होंगे, धातु के। तो जितनी भी धातुएं होती है वो सब इनके अंदर आएगी। अब धातु के क्या क्या गुण होते हैं, सारे गुण आप सबको पता है, ठीक है, विद्युत की चालकता, ठीक है, और उष्मा की चालकता, इनमें ध्वनि उत्पन्न होती है, विशेष चमक होती है, ठीक है, और इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण ये विद्युत की क्या होते हैं, सुचालक, ये सारे। तो इसके एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा, और गुण मैंने आपको बोल दी है, ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल होंगे सभी धातु, ठीक है, कुछ एक्सेप्शन भी होती है इसके अंदर, जैसे सीसा हो जाएगी, ठीक है ना वो, लेकिन सभी धातु धात्विक ठोस में है। और एक लास्ट हम पढ़ लेते हैं सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक ठोस, इनके दो नाम अलग और है, इन्हीं को बोलते हैं नेटवर्क ठोस, नेटवर्क ठोस, या इन्हीं को बोल देते हैं विशाल अणु। अब इनका क्या मतलब है, देखिए, हम सब ने 11th क्लास में पढ़ा है हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन, ठीक है। हीरे को देखिए, हीरे की संरचना में हम देखते हैं तो जटिल संरचना होती है, एक कार्बन अन्य 4 कार्बन से मिलकर जुड़ा बना होता है। ऐसे एक लंबी श्रृंखला बना देती है, लंबी श्रृंखला बनेगी तो एक जटिल जाल बन जाएगा। जाल बनने से क्या होगा, ये बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, कठोर हो जाएंगे। तो नेटवर्क बनाने के कारण क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा बड़ा अणु बन जाएगा। बड़ा अणु बनने के कारण इसको क्या बोलते हैं, विशाल अणु। अब सहसंयोजक ठोस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कार्बन कार्बन की जो बीच में बॉन्ड होगा वो कैसा बंध होगा, सहसंयोजक बंध, ठीक है। कौन सा बंध होगा, सहसंयोजक बंध। और प्रत्येक कार्बन को किस टाइप का होता है, sp3 संकरित होता है, ठीक है। तो हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन जो होता है ये कौन सी कैटेगरी में गिने जाएंगे, इनको सहसंयोजक ठोस। अब इनके अंदर अलग अलग है, विद्युत के सुचालक भी हो सकते हैं तो कुचालक भी। हीरा तो कुचालक होता है, हमने पढ़ रखा था, क्योंकि हीरे में एक भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। जबकि ग्रेफाइट क्या होता है, सुचालक, क्योंकि इसमें एक कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ता है तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहता है, इसलिए विद्युत का क्या होता है, वो सुचालक, ठीक है। तो ये हमारा ठोसों का वर्गीकरण कंप्लीट हुआ है आज। तो आप इन सबको रिवाइज करें और आज ठोसों का वर्गीकरण का जो टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़ें। इसमें से 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन जरूर आता है, आपको उदाहरण देके आपको पूछ सकता है किस प्रकार का ठोस है। जैसे आपको बोल दिया हीरा, हीरा किस प्रकार का ठोस है, तो आपको आंसर देना पड़ेगा सहसंयोजक ठोस, ठीक है। इस टाइप से ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय।